तो एक तरह से इनसिक्योर मैं फील करता था अपने फ्यूचर को लेकर कि अगर मैं यहाँ फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। तो उस लड़की के बारे में जब मुझे पता चला उस वक्त महाकुंभ ख़त्म हो चुका था, तो मुझे लगा कि एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए। फरमान नाम के व्यक्ति से शादी करने के बाद आप पर बेहद ही संगीन आरोप लगाए, वो भी नेशनल मीडिया के सामने। ये बड़ी फौरी चीज़ें होती हैं कि चलो कोई आदमी मिल गया, उसके साथ रिलेशन बना लिया, वो चीज़ें कर ली, लेकिन ईश्वर भी है कोई, क्योंकि बड़ी खुलकर मैंने बेबाक तरीके से उसमें जो हलाला की प्रथा है उसको मैंने लोगों के सामने एक्सपोज किया। और केरल ही क्यों ले जाया गया, केरल में कितनी अच्छी प्लानिंग की गई है जहाँ से केरल का कोई लेना देना नहीं, ना वायरल गर्ल का, ना मेरा, ना उसका जिहादी का, कुछ भी नहीं बैकग्राउंड। लेकिन एक जाल बनाया गया ऐसा, एक आदमी को प्लांट किया गया, सोशल मीडिया के थ्रू उसको फंसाओ, लेकर आओ फिल्म के बहाने केरल, और वहाँ सारी सरकारी व्यवस्थाएं, बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर उस शादी में शामिल हुए, उस नाबालिग की शादी में शामिल हुए। आप सोचिए। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। आज हम अपनी इस पॉडकास्ट में बात करेंगे माया नगरी के बारे में, जहां की चौखट पर पहुंचकर कई सपने दम तोड़ देते हैं। कई एक्टर एक्ट्रेसेस बनने का सपना देखने वाले युवक और युवतियां वापस अपने घर लौट जाते हैं, या तो कोई और कारोबार या फिर कोई और प्रोफेशन संभाल लेते हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है उनके साथ? क्या वाकई में फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जो बातें बाहर चलती हैं वो सच हैं क्या? और हाल ही में चर्चा में आई मोनालिसा, मणिपुर फाइल्स और द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज खास मेहमान मौजूद हैं। उनका नाम है सनोज मिश्रा। तो फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी हमारे साथ आज मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अंजलि जी, धन्यवाद आपका। देखिए, आपका विवादों से तो फिलहाल परछाई की तरीके नाता हो गया है, लेकिन उस पर बात करने से पहले आपसे मैं जानना चाहूँगी कि बिहार से निकलकर मुंबई में एक एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर के तौर पर खुद को स्थापित करना, ये आपके लिए कितना पॉसिबल रहा है और कितना लंबा आपका स्ट्रगल रहा है? दरअसल स्ट्रगल की जहाँ पर बात आती है अंजलि जी, तो मतलब ज़िंदगी के पिछले 32 साल एक सरसरी नज़र से गुजर जाते हैं, और इन सालों में मुझे लगता है कि मैं किस बात से शुरुआत करूं और कहां पे ख़त्म करूं, जहां पर स्ट्रगल की बात आती है। क्योंकि वो दौर था 90s का, 90 के दशक में सिनेमा इतना आसान नहीं था, और जिस तरह से आज हम लोग बहुत आसानी से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, संचार के माध्यम इतने हो गए हैं, उस वक्त चिट्ठियों का दौर था। और 93 में मैं पहली बार मुंबई पहुंचा था, एज थी मेरी 16 या 17 ईयर्स के आसपास। तो उस वक्त लगता था कि सिनेमा की कोई अलग ही दुनिया होगी, कुछ बाउंड्री लाइन होगा, जैसा लोगों ने कि अच्छा, फिल्मी आपको दुनिया होती है। कैसे माइंड में कैसे आया कि आपको मुंबई जाना चाहिए? आपने बोला 16-17 साल की उम्र में। दरअसल मैं रेडियो सुनता था बहुत, और उस समय हमारे पास जो एंटरटेनमेंट का एक जरिया होता था वो रेडियो ही होता था, क्योंकि गांव में लाइट भी बहुत कम होती थी और एक दो टीवी थी लोगों के घरों में, इसमें नया नया सब रामायण और ये सब सीरियल्स आते थे। तो रेडियो के ज़रिए मैं पूरी दुनिया से कनेक्ट रहता था। विविध भारती के थ्रू बहुत सारे कार्यक्रम आते थे उसमें, जिनको मैं सुनता था। तो धीरे धीरे माइंड में मेरे सिनेमा को लेकर क्रेज़ बनता चला गया, और मैं अपने इलाके का सबसे इकलौता आदमी था जो उस बारे में सोचता था कि मुझे सिनेमा इंडस्ट्री में जाना है। तो ये मेरे लिए एक दुस्साहस था, क्योंकि लोग अपनी तैयारी करते थे डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए। हर आदमी का अपना अपना एम था, लेकिन मैं किसी को नहीं बताता था कि मुझे क्या करना है। और जब मैं मुंबई पहुंचा उसके बाद मुझे इस बात का डर भी लगता था कि मैं कहीं पीछे न रह जाऊं लोगों से। और लोग हैं तैयारी कर, कोई आर्मी में चला गया, कोई सेना में चला गया, पुलिस में चला गया। तो एक तरह से इनसिक्योर मैं फील करता था अपने फ्यूचर को लेकर कि अगर मैं यहाँ फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। हाँ। तो इसको लेकर मैं बैलेंस रखता था अपनी पढ़ाई को भी, कि मैं पढ़ाई भी करता रहूँ और मैं इधर फील्ड में हाथ पैर भी मारता रहूँ। तो 90s के दशक में मुंबई में रहना भी बहुत मुश्किल काम था, कोई रोज़गार इतने ज़्यादा थे नहीं। तो मैं उस समय नया नया कोरियर आया था, तो कोरियर में मैं चिट्ठी बांटने का काम करता, जिसमें बहुत कम पैसे मिलते थे कि मतलब मैं किस तरह से अपना खाली खर्च चला लूँ, उतना ही पैसा मिलता था और खर्च भरी खाली। ये नहीं कि मैं कोई अच्छे घर में रह सकूँ या कहीं अच्छे से स्टेबल हो जाऊँ। तो एक फ्लैट था जिसमें करीब एक ही कमरे में 10 लोग रहते थे,
तो उस 10 लोगों के साथ मैं भी रहता था और 10 लोग अलग अलग डिफरेंट जॉब के थे, मतलब फिल्म वाला उसमें मैं इकलौता था और वहाँ पे भी अपनी पहचान छुपाता था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करने के लिए आया। मैं वहाँ पर सिर्फ कुरियर बॉय था। कुरियर बॉय का सफ़र जो शुरू हुआ, तो वो समय ऐसा था कि जैसे आपने कहा स्ट्रगल कैसे किया, तो चूँकि बहुत चलना पड़ता था पैदल घरों-घरों में जाके, और मुझे होता था कि मैं जितना जल्दी काम ख़त्म कर लूँ, तो मेरे पास जो स्पेयर टाइम बचेगा तो मैं और लोगों से, अपनी इंडस्ट्री के लोगों से मिलूँगा और कुछ अपने काम के बारे में सोचूँगा। तो मैं बहुत तेज़ काम करता था। जितना मैं तेज़ काम करता था उतना मेरे ऊपर वर्कलोड और दे देते थे वहाँ के लोग, क्योंकि उनको लगता था कि ये बहुत जल्दी फ्री हो जाता है। तो और उस दौरान जो भागते-भागते चप्पल घिस जाते थे बहुत जल्दी। तो मुझे बड़ी टेंशन होती थी कि कोई लोहे के चप्पल नहीं आते क्या जो हमेशा चलते रहें? बिकॉज़ ऑफ बजट इतना रहता था कि अगर मान लो आपने किसी दिन 2 चाय पी ली, तो फिर 2 दिन तक उसको मेंटेन करना पड़ता था। उस स्थिति से गुज़रते हुए पहली बार मुझे 3 साल के बाद मुझे काम करने का मौका मिला। एक फ़िल्म थी जो बहुत बड़ी सुपर डुपर हिट फ़िल्म साबित हुई। वो फ़िल्म थी अर्जुन पंडित। तो उसमें मुझे एक बहुत छोटा-सा काम मिला। जो मेकअप मैन होता है, उसका बैग होता है बड़ा-सा, वो बड़ा-सा बैग गले में टाँग के खाली खड़े रहना होता था मुझे। लेकिन वो मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था, क्योंकि मेरे सामने बहुत बड़े-बड़े एक्टर थे, जिनको देखकर मेरे पैर हिलते थे, मतलब सनी देओल सामने, जूही चावला, ऐसे बड़े-बड़े एक्टर जिनको हम कभी सिर्फ़ वीसीआर पे देखते थे, टीवी पर देखते थे। तो वो अचीवमेंट था मेरा पहला, और वो अचीवमेंट बहुत ज़्यादा दिन रुक नहीं पाया, क्योंकि 2-4 दिन जो उसका बॉय गया हुआ था मेकअप मैन का, वापस आ गया, तो गले से मेरा पट्टा भी उतर गया और मैं फिर अपनी उसी दुनिया में आ गया, कोरियर वाली में। फिर मुझे सुनने में आया कि ऋषिकेश में उसकी अगली शूटिंग होने जा रही है। तो अगली शूटिंग के लिए मुझे तो बुलाने की किसी की ज़रूरत नहीं थी, मैं अपने टिकट से ऋषिकेश पहुँचा। और चूँकि मुझे काम सीखना था, मुझे सिनेमा सीखना था, यूनिट में सब मुझे पहचानते ही थे। तो एक धर्मशाला में मैं रुका हुआ था। यूनिट में मैं इसलिए नहीं रुका कि मेरा तो कोई काम था नहीं वहाँ, और उस धर्मशाला से मैं जाकर दिन भर यूनिट का काम करता था और रात में आके वहीं सोता था। और खाना भी अपना इसलिए ले जाता था कि कहीं ऐसा ना हो कोई मुझे टोक दे कि तुम इस यूनिट के आदमी तो हो नहीं, तो खाना क्यों खा रहे हो अपने यहाँ का। तो 2 पराठे मैं पैक करके लेके जाता था ठेले से। तो वहाँ से फिर धीरे-धीरे लोगों में जान-पहचान हुई, और फिर आगे बहुत सारी फ़िल्में मैंने एज़ ए असिस्टेंट डायरेक्टर किया। और एक समय ऐसा भी आया कि जब मैं डायरेक्टर की पहली पसंद बन गया था, क्योंकि मैं 3-4 लोगों का काम लोग बोलते थे अकेले कर लेता है लड़का। तो लड़का ही था उस समय, और धीरे-धीरे फिर वो 10 साल मैंने बिताए सिर्फ़ सीखते हुए, और उस सीखने के दौरान बहुत कुछ सीखा। और सिनेमा का आगे का जो होता है, सिनेमा स्क्रीन के आगे जो ग्लैमर होता है वो, और उसके पीछे की दुनिया कितनी दर्दनाक होती है, कितनी मेहनत होती है, कितना लोग डिच करते हैं, कैसे-कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के निकलने की कोशिश करते हैं, कैसे फ्रॉड करते हैं, धोखा देते हैं। ये सब चूँकि मैं ग्राउंड लेवल से आया, तो ये सारी चीज़ें मैंने और ये जो सीखी। आप बता रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर चढ़ के धोखा हाँ, दे के आगे बढ़, ये जी। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं, ये हर इंडस्ट्री में, हर हाँ, हाँ, ऑफ़ इंडस्ट्री कोर्स, की कहानी आई है। नो ब लेकिन वहाँ पे चूँकि ग्लैमर की लाइफ़ है ना, तो वहाँ थोड़ा-सा ज़्यादा है। ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं हाँ, ज़्यादा। वहाँ पर तो आदमी मतलब इंसानियत को भी ताक पे रख देता है, क्योंकि लोगों को लगता है एक बार अचीवमेंट मिल गया तो मैं बहुत कुछ कर लूँगा। तो उस लिहाज से देखा जाए तो, और दूसरी बात है कि मुंबई जो शहर है, वहाँ पर कोई खेती तो होती नहीं है। वहाँ पर तो इंसान को घर का बिल, लाइट बिल जमा करना है, गैस कनेक्शन भराना है, तो जो ज़रूरी खर्चे होते हैं वो भी इंसान को उसकी जो नेचुरल जो उसकी आत्मा होती है उसको भी बदल देते हैं लोग। मैंने देखा मेरे साथ बहुत सारे ऐसे इनोसेंट लोग गए थे, जो बाद में बिल्कुल उनका नेचर ही चेंज हो गया, अलग दुनिया में चले गए, फ्रॉड करने लगे, बहुत सारा कुछ। तो एक शहर का भी होता है कि वहाँ की ज़रूरतें भी आपको बदलाव में ले आती हैं। लेकिन ईश्वर ने मेरे साथ अच्छा रखा कि मुझे अपनी मेहनत के दम पे मैं अपनी चीज़ों को फुलफ़िल करता रहा हमेशा भी, और कभी किसी के सामने मुझे आज भी मैं हाथ नहीं फैलाता हूँ, और डोनेटर ही रहा हूँ हमेशा, मैंने दिया ही जैसे लोगों कि को। आपने कहा कि आप डोनेटर रहे, आप अक्सर नए चेहरों को मौका देते हैं। तो एक डायरेक्टर की पारखी नज़रें किसी भी एक्टर में, एक्टर एक्ट्रेस में क्या देखती हैं? क्योंकि आजकल देखिए रील्स का ज़माना है। दूसरी चीज़ आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि कैसे आखिर कास्टिंग होती है? रील्स का ज़माना है तो टैलेंट आज भी देखा जाता है या फिर किसी की इंस्टा रीच देखी नहीं, नहीं, जाती नहीं, है? एक्चुअल में क्या है कि इसमें 2 तरह के लोग हैं। हमारी जो सोच है वो रील्स वाली बिल्कुल नहीं है। रील्स पर जिस तरह से किसी सिंगर के गाने पर, किसी एक्टर के गाने पर आपने परफ़ॉर्म कर दिया, वो मतलब इरिटेट करता है। बिकॉज़ उसमें आपका तो कुछ है ही नहीं। आपने तो किसी की नकल करने की कोशिश की, नकल भी नहीं कर पाए आप, आपने कोशिश की। तो जो रील्स का मामला है वो मेरे तो समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है।
बिकॉज ऑफ सिनेमा से उसका कोई लेना देना है नहीं। आपकी जो एक्चुअल पहचान है, आपका जो एक्चुअल टैलेंट है, वो सामने निकल कर आना चाहिए। तो बहुत सारे लड़के लड़कियां मुझे रील्स भेजते हैं दूसरों की फिल्म, तो मुझे तो बिल्कुल भाई पसंद नहीं आता है। मैं कहता हूँ छोटा सा ऑडिशन क्यों ना बनाओ, अपना बनाओ, खुद का बनाओ, खुद के लाइन्स बोलो, खुद की चीज़ें करो, वो भेजो तो मुझे लगेगा कि हाँ आप क्या कर सकते हो। तो रील्स पर तो मैं बिल्कुल नहीं जाता हूँ। लेकिन अभी जो ये वर्टिकल और इस तरह की जो चीज़ें आई हैं, फौरी तौर पे आती हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्योंकि लोगों के हाथ में सिनेमा आ गया है ना, तो उनको तो अब वर्टिकल देखना है। वो मोबाइल टेढ़ा भी नहीं कर सकते, सीधा ही सीधा देखेंगे, मीन्स वर्टिकल, उसी में देखेंगे। पहले ये होता था टिकट खिड़की पे लोग जाते थे, धक्के खाते थे, लाठियाँ खाते थे, तब फिल्म देखने को मिलती थी। अब तो सिनेमा इतना ईज़ी हो गया, इसीलिए सारे थिएटर बंद हो रहे हैं, मल्टीप्लेक्स बंद हो रहे हैं, सबके हाथों में, सबके घरों में चीज़ें पहुँच गई हैं। और ये बदलाव है, इसको हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए। मैं भी देखता हूँ जिन थिएटर्स में मेरी फ़िल्में लगती थी, आज वहाँ पे ताले लग गए हैं, सब बंद हो गए, खंडहर हो गए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हाँ, पर लोग आ हाँ, गए। हाँ, ऑफ़ कोर्स। तो जो पैमाना होता है किसी को कास्ट करने का सपोज़, तो उसकी एक्चुअल जो अपनी चीज़ होती है, पहचान होती है, वो होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि फॉलोअर्स देखते हैं, अरे इसके इतने फॉलोअर्स हैं, तो अगर ये होगा तो ये इतने लोगों तक अपने आप चीज़ें पहुँच जाएँगी। लेकिन नहीं, ये तरीका बहुत गलत होता है। इससे कुछ नहीं मिलने वाला। फॉलोअर्स में सिनेमा से कोई लेना-देना नहीं है। आप एक अच्छा सिनेमा बनाओ, उसको अपने तरीके से लोगों तक पहुँचने दो। किसी के फॉलोअर्स के थ्रू नहीं, अपनी तरीके से लोगों को पहुँचे कि भाई एक ऐसा सिनेमा भी बना है। कम बजट में भी लोग फ़िल्में बनाते हैं, पहले भी बनती रही हैं, अब थोड़ा कम हो गई बिकॉज़ अब सिर्फ़ बड़ी फ़िल्में ही बनती हैं। अब छोटे बजट की, मिडल क्लास की फ़िल्में बनना बिल्कुल बंद हो गई। तो अब थोड़ा बदलाव आया है। इस बीच में जो चीज़ें हो रही हैं, लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया में जिसका ज़्यादा हो क्रेज़, उसको ले लो, इसको ले लो। लेकिन ये चीज़ें बहुत फ़ौरी तौर पे होती हैं। एक्चुअल में जो एक्टिंग होती है, जो सीखा होता है आदमी, जो पढ़ा होता है, एक्चुअल में पढ़ाई भी बहुत मैटर करती है इस फ़ील्ड में, सिनेमा में ख़ास तौर पे एक्टर के लिए, डायरेक्टर के लिए, राइटर के लिए। तो अब अनपढ़ राइटर होगा तो क्या लिखेगा? कौन-सी कहानी लिखेगा? सबसे ज़्यादा तो थिएटर आर्टिस्ट को सबसे हाँ। पहले प्राथमिकता दी जाती ऑफ थी कोर्स पहले। हाँ, अब इसलिए दी जाती है कि वो लोग जिस तरह से काम करते हैं थिएटर में और एक-एक प्ले का पूरा उनको एक-एक संवाद, एक-एक डायलॉग सब उनको याद रहते हैं। इनके बाद इनको बोलना है, उनको बाद उनको बोलना है। मतलब इस तरह से जो एक तरह से अलर्ट रहते हैं, वो अलर्टनेस जो है ना रील्स वालों में नहीं होती है। रील्स वाले ने तो बोला एक बार नहीं बना, दूसरी बार बना लो, तीसरी बार बना लो। लेकिन जो डिसिप्लिन है, काम का जो तरीका है, काम के लिए जो डेडिकेशन है, वो थिएटर में जो सिखाया जाता है या जो होता है, वो अलग ही तरीका होता है। मेरे पास भी बहुत सारे मेरे ऑफ़िस में लोग आते हैं, 25-50 तो डेली ही आते हैं लोग। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि भई अगर आप कुछ करते हो तो आप थिएटर में जाओ। और मुझे दुःख इस बात का होता है अगर किसी यंगस्टर से, लड़के-लड़की से पूछो कि भाई क्या कर रहे हो आजकल? तो लोग ये नहीं बोलते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बोलेंगे मैंने डाइट कर रहा हूँ, खाना छोड़ दिया है, 3 घंटे जिम में जाता हूँ खाली। तो जिम में जाकर आप शरीर बना रहे हो। जिम में जाकर आप अपना बौद्धिक स्तर तो नहीं बढ़ा रहे हो ना। आप डाइट कर रहे हो, आप सिक्स पैक बना रहे हो, लेकिन एक्टिंग के लिए क्या कर रहे हो आप? उसके लिए तो आप ये भी बोलो कि हाँ भाई मैं फलाँ बुक पढ़ रहा हूँ, ये नॉवेल पढ़ रहा हूँ, फलाँ ऑथर को पढ़ रहा हूँ, तो भी लगता है कि हाँ भाई एक्टिंग के लिए आप कुछ कर रहे हो। लेकिन 100% लोग यही बोलते हैं कि मैंने खाना छोड़ दिया है, बस एक टाइम खाना खाता हूँ और जिम में रहता हूँ बस। तो लेकिन जिम वाली सर, चीज़ें बड़ी अलग है। जैसे कि आपने बताया एक्टिंग का, मतलब लोग अब एक्टिंग की ओर ध्यान देना बिल्कुल छोड़ चुके हैं, जिम पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हाँ, हाल ही में आपने कुंभ की एक वायरल गर्ल मोनालिसा को अपनी बहुत ही खास फिल्म के लिए चुना, मणिपुर फाइल्स के हाँ जी, हाँ लिए। जी। हालांकि वो फिल्म अभी रिलीज नहीं हो जी, सकी, हम लोग के बीच नहीं आ सकी है, जी। लेकिन आपने मुख्य किरदार के रूप में उसे चुना। आपने उसमें ऐसा क्या खास देखा? देखिए दरअसल इसके पीछे जो रीज़न था मेन, वो था मेरा बॉलीवुड के प्रति गुस्सा। मतलब बॉलीवुड में जो नेपोटिज़्म है, इसमें कहने की कोई मतलब बताने की बात नहीं है। और लॉबी बनी हुई है वहाँ पर अलग-अलग। मतलब एक अगर कोई एक्टर है तो उसके लिए फलाँ राइटर वही लिखेगा, म्यूज़िक फलाँ आदमी देगा, हीरोइन वही रहेगी, ये रहेगा। ऐसा करते बॉलीवुड वाले ने अपने आप को सब खत्म कर दिया। मतलब धीरे-धीरे करके मिट्टी में मिला डाला। क्योंकि बाहर के लोग को आने ही नहीं देते। बाहर के लोगों को चांस ही नहीं मिल रहा है। गाने वही लिखेंगे सड़े-सड़े, कितना गाने लिखोगे? अच्छे-अच्छे राइटर बाहर लेकिन बैठे सर, हुए हैं। और भी तो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जिनको हाँ, नहीं मौका नहीं मिल पाता है, मैं जो हाँ, अभी थिएटर में हाँ, ऑडिशन पर ऑडिशन दे। मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उस चीज़ को मुझे लगा कि जिस तरह से एक लॉबी बनी हुई है, बाहर के लोग नहीं आ सकते, तो अगर मैं इस लड़की को, एक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप इसके लेकर कुछ कर सकते हो क्या? उस वक़्त मैं फ़िल्म का प्लान कर चुका था और मैंने एक साउथ की हीरोइन को फ़िल्म में साइन भी कर लिया था। अब साउथ की हीरोइन के साथ 5-6 दिन तक मेरा कुछ टशन चल रहा था, किसी बात को लेके, कुछ डिस्कस चल रही थी। तो उससे मेरा जो मेंटालिटी मैच नहीं कर रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूँ या इस फ़िल्म हमारी ख़राब ना हो जाए कहीं। बिकॉज़ अब मुझे ज़रूरत थी एक बहुत ही साधारण से भी नीचे की लड़की की।
जस्ट लाइक मतलब जो भीख मांगने वाले लोग होते हैं इनसे थोड़ा सा ऊपर, और बहुत सीधी सादी इनोसेंट, जो कभी भी किसी गैर मर्द से बात भी नहीं करती हो, उसकी अपनी दुनिया हो छोटी सी, घर में पुतला बना के रखा हो उससे बातें करती है, उसका कोई दोस्त ना हो, बहुत अकेली। तो उस लड़की के बारे में जब मुझे पता चला उस वक्त महाकुंभ ख़त्म हो चुका था, तो मुझे लगा कि एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए, और मैं उनके गांव पहुंचा। और मकसद सिर्फ ये था कि मुझे लगा अगर इस लड़की को लेकर मैं कुछ अच्छा कर ले गया तो बॉलीवुड वालों को कम से कम एक अच्छा मैसेज जाएगा, लोग घरों से बाहर निकलेंगे। जो लॉबी में घुसे बैठे हैं बोले नहीं बाहर भी चलो, लोगों के बीच भी जाओ, और बाहर से भी टैलेंट लाने की लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग टाइप्ड हो जाते हैं, एकदम रिजर्व हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिजर्व हो जाते हैं। तो मुझे लगा था कि अगर ये कुछ मेरा एक्सपेरिमेंट है, वो मैं उसको एक्सपेरिमेंट की तरह ही लेकर चल रहा था। और मैं फ्री इसलिए था कि उसका जो किरदार था लड़की का, वो मेरे ख्याल से उसके आसपास ही था, मतलब उसमें मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी कि मैं उसको बहुत ज़्यादा कुछ करूं, या उसको मैडोना नहीं बनाना था कि उसको एकदम इंग्लिश पैटर्न और उस पर नहीं ले जाना था। मुझे सीधी सी बात थी, दो चार शब्द उसको बोलने थे, ज़्यादा नहीं बोलती थी लड़की, शर्माती थी, तो उसको बहुत बड़े डायलॉग भी नहीं थे, 100 की बात एक शब्द में बोलनी होती थी उसको। तो मुझे लगा कि इस पर काम किया जा सकता है। और जहाँ पर लोग बोलते हैं कि वायरल हो गई थी इसलिए आपने लिया, तो वायरल बहुत सारे लोग होते हैं, 15-20 दिन बाद उनका किस्सा ख़त्म हो जाता है। और वैसा महाकुंभ में भी हुआ, वहाँ के जितने भी लोग वायरल थे शायद अब वही कोई जिनका नाम लेने वाला हो। तो वायरल का तो मैटर था ही नहीं, मैटर ये था कि अगर इस लड़की को लेकर कुछ करूँगा तो शायद कुछ अच्छी पहचान बने, एक नया कुछ हो जाए। लोग सनी लियोन को ले आते हैं हॉलीवुड से उठा के, तो मैंने सोचा मैं उसके रिप्लाई में ये दूं कि एक बहुत साधारण लड़की पर भी काम किया जा सकता है। और मैं पूरी तरह से सफल भी था, भले ही मुझे 1 महीने की शूटिंग 3 महीने में हुई, लेकिन मैं सफल था। और मैं जिस तरह से अपना सिनेमा बनाना चाह रहा था उस तरह से मैंने बना भी लिया था। लेकिन अब बाकी की चीज़ें आपके हाथ के आपके सामने है कि क्या हुआ तो आप जानते हैं। लेकिन सबके बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि मोनालिसा ने उस फरमान नाम के व्यक्ति से शादी करने के बाद आप पर बेहद ही संगीन आरोप लगाए, वो भी नेशनल मीडिया के सामने। इन आरोपों पर आपका क्या स्टैंड है? नहीं, मैं कोई स्टैंड नहीं मेरा, क्योंकि आरोप तो आरोप ही होते हैं, आरोप में सच्चाई तो होती नहीं है। और दूसरी बात, आरोप को उस लिहाज से आप देखिए कि जब मैंने उस जिहादी के खिलाफ स्टैंड लिया, उस जिहादी के खिलाफ मैं पुलिस में गया, उस जिहादी के खिलाफ मैं आयोग में गया, और मैं कई जगह मैंने बड़े आला अधिकारियों तक मैंने अपनी बात और उसके परिवार, पीड़ित परिवार की बात रखने की कोशिश की। तो मुझे केरल से फ़ोन कॉल्स आए कि तुम इस मैटर से हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए फिर इसको हम लोग फ्रंट पे ले आएंगे। और उसकी मैंने शिकायत भी सामने कर दी थी, और सोशल मीडिया के जरिए भी मैंने बताया कि इस तरह से मुझे सामने से धमकियां आ रही हैं मुझे केस में फंसाने की। तो उस तरह से जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप उसके नहीं हैं। आरोप जो उसके पीछे बैठा हुआ है दाढ़ी वाला, उसके थे आरोप। वो लड़की कहाँ, उसको उसको पता ही नहीं। वो लड़की तो उसके 15 दिन पहले बोली थी मेरे लिए ईश्वर है, ये भगवान है। प्रयागराज में जब ट्रेलर लॉन्च हुआ 15-20 दिन पहले, तब तक वो बोल रही थी, और अचानक उसका सुर बदल गया कि मुझे टच करते थे, ये तो सब घटिया सी बातें हैं। और ये वही लोग करते हैं जिनके धर्म में ये सब गंदी बातें सिखाई जाती हैं। जिनके धर्म में ये सिखाया जाता है, उसको दीदी कहता था और दीदी कहकर उसने बीवी बना लिया। तो दीदी और बीवी में उनको फ़र्क ही नहीं समझ में आता। वही लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि बेटी और बाप के बीच का रिश्ता, गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता क्या होता है। उसको सिर्फ बदनाम किया जा सकता है सोशल मीडिया के थ्रू। और जब आप पर इससे पहले, मोनालिसा से पहले बेहद ही गंभीर आरोप के साथ फिर आपकी गिरफ्तारी भी हुई थी, तो उस समय मोनालिसा ने खुद आकर मीडिया में हाँ, बताया बिल्कुल था बताया, कि जी। वो मेरे पिता समान है, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया है और मेरी काफ़ी हेल्प की है। फिर अचानक से जब मोनालिसा इस तरह की बात करती है, बेहद ही गंभीर आरोप के साथ आती है, तो उस समय आपको क्या महसूस हुआ कि आप एक लड़की, एक पहचान दी, आपने सम्मान दिया, उसके बाद अचानक से वो इस तरह गंभीर आरोप लगाती? जी, जी। एक्चुअल में क्या, मुझे बहुत ज़्यादा अफ़सोस इसलिए नहीं हुआ कि मैं मानसिक रूप से तैयार था, जिस तरह से मुझे धमकियाँ आ रही थी सामने से। हाँ, लेकिन इस बात का ज़रूर अफ़सोस हुआ कि अगर कोई इंसान तो ऐसा नहीं कर सकता है, जानवर ही कर सकता है, जिसको मैंने उँगली पकड़ कर चलना सिखाया हो और जिसको मैंने दुनिया दिखाई हो, वो अगर इस तरह एक बार भी तो दिल में सोच लेता कि भाई चलो, ये बड़ी फौरी चीज़ें होती हैं कि चलो कोई आदमी मिल गया, उसके साथ रिलेशन बना लिया, वो चीज़ें कर ली। लेकिन ईश्वर भी है कोई, माँ-बाप भी हैं कोई, गुरु भी है कोई। तुम उस आदमी के बारे में बोल रही जिसने तुम्ही ने कहा सैकड़ों बार कि इन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी, और उसके बाद अचानक से इस तरह से कि मुझे छूते थे, क्या रेप करवाओगे क्या? तो ये गंदी और घटिया, एक्चुअल में क्या था, उसके लिए अनपढ़ होना ही सबसे बड़ा अभिशाप है।
अनपढ़ होना ही सबसे बड़ा अभिशाप उसके लिए हुआ। उस अनपढ़ के दिमाग में जो चीज़ें उस जिहादी ने बैठाई, वो वही बोल रही है। तो मैं कई बार सोचता हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है, उसके बाद मैं शांत भी हो जाता हूँ कि अरे जाने दो, उसका तो उसमें कोई दोष है ही नहीं। उसके पीछे तो बैठा हुआ कोई और है, पहाड़ तो कोई और पढ़ा रहा है। पहाड़ उसको पीएफआई पढ़ा रही है, ऑर्गेनाइज़ेशन पढ़ा रहा है, पहाड़ा उसको वसीम रिज़वी पढ़ा रहा है, पहाड़ा उसको केरल सरकार पढ़ा रही है। नहीं तो केरल में क्या है? ये केरल में जो तमाशा आप देख रहे हैं, ये केरल में हो क्या रहा है? बताइए। केरल में केस चल रहे हैं, केरल में बैठा हुआ, केरल में शादी हो रही है। केरल का नाम तक नहीं सुना होगा इन लोगों ने कभी, जो वहाँ पर जाकर बैठे हुए हैं। और केरल की जिस तरह से इमेज जो बन रही है पूरे देश में, तो हमें इस पर विचार में सोचना पड़ता है कि क्या केरल हमारे गणतंत्र का, हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है कि नहीं है? आखिर क्या है? किस तरह से वहाँ पर ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है खुलेआम, पूरा देश देख रहा है। कि एक साधारण सी मिनिमम उनके घर पे छत भी टीन पड़ी हुई है, छत भी नहीं है उनके घर पे, उस मुल्ले के घर में, आप बताइए। और वो ले जाकर जहाज़ों में घुमा रहा है, पैसे फूँक रहा है, गार्ड, गनर, 5 स्टार होटल से, क्या है? और हम देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। उसके बाद हमें लग रहा है कि वो लड़की तो प्यार में होके चली गई और सनोज मिश्रा बिना वजह परेशान है। ये नहीं, मेरी जो लड़ाई हो रही है, लड़ाई इस बात के लिए है कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो पीछे काम कर रहा है, जो मेरे पीछे लगा हुआ है, जिसने चीज़ों को मोटिवेट किया, मेरी तरफ घुमाया और मुझे हर तरह से ख़त्म करने की कोशिश की, तो मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि मेरी फ़िल्म की हीरोइन भी नहीं कह सकते हो, एक्ट्रेस थी कोई बनाने की, जिसको कोशिश कर रहा था वो भाग गई। इसके पीछे बहुत बड़ा जो षड्यंत्र है, मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ। इसके पीछे उनकी मंशा है कि अगर एक आदिवासी लड़की कन्वर्ट होती है, डाइवर्ट होती है, तो ऐसी बहुत सारी लड़कियों के लिए रास्ते खुल जाएँगे। मैं उस रास्ते को बंद करने के लिए लड़ रहा हूँ या जागरूक करने के लिए लड़ रहा हूँ मैं। आपने एक जगह पर कहा एक इंटरव्यू के दौरान कि आपकी फ़िल्म को 2 बार प्रभावित दोबारा। करने की कोशिश हुई। आप पर मोनालिसा से पहले एक झांसी की पीड़िता ने आरोप लगाए। वो खुद को पीड़िता कह रही थी, हालाँकि उन्होंने फिर यू टर्न ले लिया था। उसके बाद मोनालिसा के साथ आपने कहा कि लव जिहाद का केस हो गया, फिर आपकी फ़िल्म को प्रभावित करने की कोशिश हुई। कौन है अब मैं बताऊँगा, इसके पीछे एक्चुअल में थोड़ा हमें पीछे जाना पड़ेगा, जहाँ पर लोग नहीं जाते। अभी से देखते हैं कि जब उससे शादी कर ली, नहीं, इसके पहले हम आएँगे। जब हमारी पिछली फ़िल्म थी द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें मेरे साथ एक पार्टनर थे, वसीम रिज़वी उनका नाम था। पहले शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे और आज़म खान के राइट हैंड थे, और समाजवादी पार्टी सबसे पहले सभासद थे वो। उसके बाद उनको आज़म खान ने, खाना वाना बनाते थे उनके यहाँ अच्छा सा, तो उन्होंने उनको चेयरमैन बना दिया था। फिर सरकार आई बसपा की, तो जय भीम करने लगे। फिर भाजपा के आ गए तो जय श्री राम करने लगे। ऐसा करते करते उन्होंने अपने आप को सेव कर लिया और आज़म खान साहब जेल चले गए। उन्होंने अपने आप को बचा लिया। वो मेरे साथ एक फ़िल्म कर रहे थे, उसमें मैं उनका पार्टनर था। पिछली फ़िल्म जो वेस्ट बंगाल डायरी थी हमारी, उस फ़िल्म के दौरान हमारे उनसे मतभेद हुए, क्योंकि आधे का मैं पार्टनर था और पूरी कमाई हड़प करके वो चले गए। 3.5 करोड़ रुपए का मैंने उनके ऊपर केस किया मुंबई कोर्ट में। तो उस बात से नाराज़ होकर, और उसी बीच ये महाकुंभ वाली लड़की आई, तो मैंने इसको लेकर फ़िल्म अनाउंस कर दी। फ़िल्म अनाउंस होते ही उन्होंने सबसे पहले मीडिया में आके बोला कि कभी पिक्चर नहीं बनाएगा, ये कभी फ़िल्म नहीं बनाएगा, लड़की को घुमा रहा है, ऐसा है वैसा है, इसका दुरुपयोग कर रहा है, इसका मिसयूज़ कर रहा है। घर वालों ने इसको किसके हवाले कर दिया, जबकि घर वाले कह रहे हैं कि कहीं हवाले नहीं किया भाई, ये तो मेरे घर के बगल में ही 20 किलोमीटर दूर जाके दूसरा घर दिला दिए, हम लोगों को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। लेकिन चूँकि नेगेटिव खबरें आज सोशल मीडिया को मैं इसलिए विश्वसनीय नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो लोग गहराई में जाते नहीं। कभी किसी ने नहीं जानने की कोशिश की कि मैं कभी उसको मुंबई लेके गया ही नहीं। मैं तो उसी के घर में रखा हूँ उसको। मैं कभी उसको अकेला कहीं ले नहीं गया, उसके साथ 5 आदमी घर के, और कभी भी शूटिंग पे रहेंगे तो 200, 250, 300 लोगों की यूनिट। तो इस माहौल में जो रह रहा, उस पर उसने ब्लेम लगाया कि ये फ़िल्म नहीं बनाएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। और इसी बीच में मुझे थ्रेड्स आई। कई सारी लड़कियों ने मुझे कॉल किया कि मुझे 2 लाख रुपए कहा जा रहा है कि ले लो, आपके ऊपर ब्लेम करना है। तो मैं उस समय माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मिला और मैंने उनको ये शिकायत दर्ज कराई कि महाराज जी, मेरे एक तो फ़िल्म में इसने मेरे से बेईमानी कर ली और पिक्चर हमारी चलती हुई फ़िल्म इसने उतार दी। लोगों ने मुझे बताया कि अभिषेक बनर्जी ने बहुत सारे पैसे लिए, 20-30 करोड़ रुपए लेके फ़िल्म, चलती हुई रनिंग फ़िल्म जो हमारी इतनी हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक फ़िल्म थी, जिस पे मैंने 6 साल खर्च किए थे, उसने डब्बे में डाल दिया। तो मैंने महाराज जी से शिकायत की। महाराज जी उस पर कुछ एक्शन लेते इससे पहले ही उस लड़की ने आकर मेरे ऊपर ब्लेम कर दिया। और ब्लेम होने के बाद, चूँकि जो कोर्ट में होता है ना मामला, तो वकील उसने लगाया बहुत तगड़ा कि कहीं से निकल ना पाए। जो आईबीएनएस की धाराएँ होती हैं, जैसे कि भी चर्चा हो रही थी, तो वो सारी धाराएँ जितनी भी लग सकती थी उसने पूरा, कोई लड़की तो नहीं लगा सकती, वो भी अनपढ़ थी, वो भी पढ़ी लिखी थी नहीं। तो उस वकील ने ऐसा उसमें पेच फँसाए कि मेरे जेल जाने के पहले ही उस लड़की ने कई बार जाकर कोर्ट में, निचली कोर्ट में, अपर कोर्ट में, सब जगह बोला कि नहीं, ये गलत है,
इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उसमें एक धारा ऐसी भी थी जिसमें कहा था इनके पास वीडियो है मोबाइल में। उस वीडियो के चक्कर में सरकारी वकील ने कहा कि हो सकता है उस वीडियो के लिए ये लड़की प्रेशर में हो और गलत बयान दे रही हो। तो फिर मुझे वहाँ पर अरेस्ट होना पड़ा वीडियो जांच के लिए, भाई जांच कर लो। कुछ नहीं पाया गया और केस भी ख़त्म हो गया। लेकिन वो फिल्म की रोकने की कोशिश की गई। उसने प्रॉमिस किया था मीडिया में सबके सामने, पुराने इंटरव्यूज़ देखो उसके वसीम के, तो बोल रहा है कि मैं दावा करता हूँ कि ये कभी नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, जबकि मैंने फिल्म कंप्लीट करके दिखा दी। और जो फैमिली जिसको तोड़ना चाह रहा था, वो जो आदिवासी फैमिली, वो तो आज भी मेरे साथ है और बड़ी निष्ठा के साथ मेरे साथ है। तो ये एक साजिश है। और दूसरी बात है, मैं हमेशा इसकी मांग करता रहा हूँ, आगे भी मांग करूँगा कि वसीम रिजवी की जो कनेक्शन है पीएफआई के साथ या पाकिस्तान से जो उनके कनेक्शंस हैं, जिस तरह से उनको मेल आती है पाकिस्तान से और एक फ़ोन करते हैं उनके बाद मेल आ जाती है। और एक बार मुझे भी उन्होंने मेल भिजवाया था, ऐसा ही धमकी वाला मेल, वो फर्जी जो आते हैं ना मेल, उसके ज़रिए वो सिक्योरिटी, मतलब उनको वहाँ पर सरकारी सुरक्षा मिल जाए। तो ये खेल जो है ना, ये बागपत, वसीम रिजवी और मेरी पुरानी फिल्म से लेकर अभी तक का पूरा खेल है। सेम पैटर्न, जैसे उस लड़की ने बयान दिया था सेम वही रटा रटाया बाद में ये वायरल गर्ल भी वही बातें बोल रही है, जैसे उसने बोला तो वही चीज़ें वही बोल रही है। और कनेक्शन कहाँ है? बागपत, रामपुर और ये सारा एरिया वसीम रिजवी का एरिया है पूरा वो। तो मैं इस बारे में मांग कर रहा हूँ और मैंने इस बारे में शिकायत भी दर्ज कराई है कि इस पर बड़ी गहराई से जांच होने की ज़रूरत है। ये खाली साधारण लव जिहाद नहीं है, ये बहुत बड़ी कहानी और इस कहानी के पीछे बहुत बड़ी पीड़ा है। वो पीड़ा मैं हूँ, क्योंकि वो पीड़ा मैंने झेली, वो चीज़ें मैंने झेली, मेरे परिवार ने झेला है और मेरी फैमिली ने सफ़र किया इन चीज़ों को लेकर। क्योंकि इतने बड़े एलिगेशन में जेल जाना कोई छोटी बात तो है नहीं। लेकिन वहाँ पर हमारे पास सिर्फ यही था कि हम जानते थे कि हम निर्दोष हैं और लेकिन हमने अपने तरीके से। जब आपके ऊपर साल 2025 में ये सारी मुश्किलें आई, हाँ तब अब और अभी हाल में भी आई थी, जी, तब क्या आपकी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने आपका साथ दिया उस वक्त? देखिए फिल्म इंडस्ट्री एक तरह से देखा जाए तो एक नर्क है और यहाँ पर लोग जब किसी को डूबते हुए देखते हैं तो खुशियाँ मनाते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। और फिल्म इंडस्ट्री में मैं हमेशा अकेला रहा हूँ, स्वावलंबी रहा हूँ और मैंने अभी लोगों को देखा। अभी विक्रम भट्ट साहब जेल गए, भले ही उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन लोगों ने उनका भी खूब तमाशा बनाया। साइनिया होजा इनोसेंट था, 8 साल तक जेल में रहा, उसके बाद उसको कहा गया कि इन्होंने रेप नहीं किया, लेकिन पब्लिक ने उसको खूब मज़े लिए, इंडस्ट्री ने खूब मज़े लिए। तो यहाँ पर ये इंडस्ट्री है और यहाँ पर जैसे मैंने पहले आपको कहा कि लोग एक दूसरे के ऊपर पैर रख के निकल जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोई संवेदना जैसी चीज़ है नहीं। संवेदना सनोज मिश्रा रख सकता है, लेकिन मैं इंडस्ट्री से संवेदना की एक तो पहली बात उम्मीद ही नहीं रखता हूँ। उल्टा लोगों ने तो कैंपेनिंग चला दी थी। आपने कहा कि बॉलीवुड में लोगों ने हेल्प नहीं किया, बॉलीवुड में लोगों ने मेरे नाम पे चंदा वसूलना शुरू कर दिया कि उनकी फैमिली की ज़रूरत है, लोग पैसा लाओ, और बहुत सारे लोग इसमें से पैसे कमा लिए, जबकि हमें किसी की ज़रूरत भी नहीं थी। और हम लोग भिखारी नहीं हैं, हम लोग मज़दूर हैं, हम लोग मेहनत कर सकते हैं, हम लोग भीख नहीं मांगते किसी के सामने जाकर। और अगर मैं फ़िल्म बना रहा हूँ, अपने मकसद के लिए बना रहा हूँ, अपने टारगेट पैसे कमाने के लिए भी बना रहा हूँ, इसमें भी कोई शक नहीं। हर आदमी चाहता है, मेरा बिज़नेस भी यही है। मैं तो ये नहीं कि मैं कारखाना है मेरा कोई और फिल्म चैरिटी के लिए बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी फ़िल्म चले, लोग देखें, अच्छा मकसद हो और मुझे पैसे भी मिलें। तो अगर मैं व्यावसायिक चीज़ों को लेकर काम कर रहा हूँ, तो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की या किसी को शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। तो बॉलीवुड ये ऐसा एक नर्क है जहाँ पर लोग किसी का कोई साथ नहीं देता। अक्सर आपकी जो फिल्में रहती हैं वो संवेदनशील विषय, जैसे कि द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, हाँ जी। तो आपको नहीं लगता है कि आपके ऐसे संवेदनशील विषय पर फिल्म बनाने की वजह से भी लोग आपको पर्सनली निशाना बनाते रहे हैं? हाँ, दरअसल वामपंथियों का वहाँ पर गढ़ है। और दूसरी बात है कि सारे कनेक्शन कुवैत और बाहर के जो कंट्रीज़ है वहाँ के बैठे हुए लोगों से जुड़े हुए हैं। वेस्ट बंगाल? हाँ, नहीं, वेस्ट बंगाल में नहीं, हमारे बॉलीवुड में। बॉलीवुड में जो है, बॉलीवुड बाहर से ऑपरेट होता है पूरा, और वहाँ पर जो कट्टरपंथियों का पूरा राज है, सब खान ब्रदर्स का चलता है। कहने सुनने के लोग भले ही कुछ कहें, जो लोग उनकी चमचागिरी करेंगे, जो उनकी चापलूसी करेंगे। अभी देखिए जो बड़े बड़े मेकर हैं, जिनको पास बहुत 200-500 करोड़ की जो फंडिंग होती है बाहर से होती है, क्यों होती है? क्योंकि वो फिल्म ऐसी बनाते हैं सेकुलरिज्म के नाम पर हमारे ही देश के, हमारे ही कल्चर को और हमारे ही धर्म को बदनाम करने के लिए बातें। दी कंपनी ऑपरेट करती है इस तरीके से। ऑफ कोर्स ये आज भी है और पहले भी था। हाँ, थोड़ा सा नरम जरूर पड़ा है मामला, जब से भाजपा की सरकार आई है तब से थोड़ा नरम पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग अब सामने आने लगे, खुलकर बोलने लगे। पहले अगर कोई फिल्म आप बना दो
सच बोलने वाली। जैसे मेरी राम जन्मभूमि फिल्म थी, मुझे नहीं लगता कभी रिलीज़ हो सकती थी। अगर आज का माहौल नहीं होता तो और दूसरी सरकारें होती तो नहीं रिलीज़ होने देती, क्योंकि बड़ी खुलकर मैंने बेबाक तरीके से उसमें जो हलाला की प्रथा है उसको मैंने लोगों के सामने एक्सपोज़ किया। और आज पूरी दुनिया में, देश में नहीं कह रहा हूँ, मुझे प्राउड होता है कि पूरी दुनिया में हलाला की जो रील्स सबसे ज़्यादा वायरल हो मेरी फ़िल्म की हैं, सबसे ज़्यादा। तो ये सब अब तब संभव हुआ है जब राष्ट्रवादी सरकारें आई हैं, और मुझे लगता है इस बदलाव की ज़रूरत थी। लोग बोलते हैं प्रोपोगंडा फ़िल्म। प्रोपोगंडा फ़िल्म का मतलब मैंने बहुत दिनों के बाद निकाला। प्रोपोगंडा का मतलब है कि सच बोलने वाली फ़िल्म। आपको अच्छा कैसे माइंड में ये थॉट आया कि मुझे संवेदनशील विषयों पर ही मूवीज बनानी चाहिए? बाकी तो सब लोग कर ही रहे हैं, नाचने गाने वाली, नशे का शिकार वाली, दिखाने वाली, कैबरे में और बैड सीन्स करने वाले लोग तो फ़िल्में बना ही रहे हैं। तो मैं उस भीड़ में पहली बात जाना नहीं चाहता हूँ। दूसरी बात है कि मेरा मकसद जो मैं लेकर चला था, वो भीड़ का हिस्सा बनना बिल्कुल नहीं था मुझे, और मैं अपनी तरह की सोच रखता हूँ। और मैंने जिन भी मुद्दों को छुआ है, सबसे पहले मैंने कश्मीर विषय उठाया, काशी टू कश्मीर, उसके बाद आई कश्मीर फाइल। दूसरी बार मैं राम जन्मभूमि का मुद्दा मैंने उठाया। उसके बाद मैंने जब डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल बनाई, तब दूसरी किसी ने डायरी बनाई। तो अब मैं मणिपुर बना रहा हूँ पहली बार, किसी ने, आपने चर्चा भी नहीं सुनी होगी कोई इस पे फ़िल्म बना रहा है। मणिपुर बनाने के बाद अब चर्चा होगी तो दूसरे लोग भी आएँगे फ़िल्म बनाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि देश के ऐसे अछूते मुद्दे, जब वहाँ पर ममता बनर्जी का राज था और वेस्ट बंगाल में, और उस वक़्त कोई 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री भी नहीं बना सकता था उनके खिलाफ। उस वक़्त मैंने 2.5 घंटे की फ़िल्म बनाई, जो भले ही वहाँ पर बैन हो गई बंगाल में, भले ही उन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारे केस किए ममता बनर्जी ने, लेकिन आज की तारीख में वहाँ पर बदलाव हुआ, क्योंकि ट्रेलर ने इतना धमाल मचा दिया था, उसको तो किसी ने रोक नहीं पाया। ट्रेलर देखकर ही वो आग बबूला हो गई थी, क्योंकि उसमें सच्चाई थी, और उस सच्चाई को लोगों ने स्वीकार किया। आज वहाँ की सरकार जो बनी है, भाजपा की सरकार, तो एक बदलाव है। मैं ये नहीं कहता हूँ मैं भाजपा का एजेंट हूँ या उसके लिए काम करता हूँ, लेकिन अगर मान लो भाजपा का कोई, भाई सर बोलते हैं ना कि भाजपा ही थ्रेट्स भी मिलते होंगे आपको थ्रेड्स, तो मैं अब तो थ्रेड्स को मैं एक तरह से जस्ट लाइक जोक, बहुत सारे थ्रेड्स आते हैं। आपको डर नहीं लगता आपके परिवार तक ये सारी चीजें पहुंचती देखिए, रहेंगी? ईश्वर तो ज़िंदगी जिसने दिया है, मुझे पता है। मुझे बीच में सरकारी सुरक्षा भी मिली थी, लेकिन मैं ज़्यादा दिन झेल नहीं पाया। 2-3 दिन के अंदर ही मैं बोर हो गया लोगों से। मैं इतनी भीड़ लेके कहाँ चलूँगा? तो मैंने नमस्ते कर दिया। मैं कहा भाई मुझे नहीं चाहिए सब। मैं स्वच्छंद घूमने वाला आदमी, मुझे कहीं भागना है, कुछ रिसर्च करना है, कुछ एक क्रिएटिव मन है, तो मैं ये सब चारी तामझाम लेकर ये मंत्री मिनिस्टर लोगों का काम, हम लोगों का काम नहीं। हमें तो फ्रीडम चाहिए, शांति चाहिए हमें। तो इस लिहाज से हमने उन चीज़ों पर कभी वो नहीं किया। और जहाँ पर थ्रेड्स की बात आती है, तो जब राम जन्मभूमि फ़िल्म रिलीज़ हुई थी, उस वक़्त 200 लोगों ने मेरे घर पे हमला किया था, और उस वक़्त मेरा परिवार था। ख़ैर पुलिस सतर्क थी, इसलिए बचा लिया है। तो थ्रेड्स का अब नहीं मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने जो कुछ चाहा अपने तरीके से किया है, और आगे भी करता रहूँगा जब तक साँसें हैं। लेकिन मैं किसी एजेंडे के थ्रू या किसी के डराने से, किसी के धमकाने से, किसी की बातों में नहीं आ सकता हूँ। मुझे पता है ईश्वर ने मुझे ज़िंदगी दी है, तो मौत उसके हाथ में है और किसी के हाथ में अच्छा, नहीं। जैसे कि हम फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में एक जो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं कि सच है कास्टिंग काउच का। हाँ। तो ये, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कास्टिंग काउच से। लेकिन आखिर इसके पीछे की असल वजह हम क्या माने कि इतना ज़्यादा कास्टिंग काउच बढ़ता चला गया, और इसमें सच्चाई कितनी ही ज़्यादा है, कितनी परसेंट? मैं आपको बताऊँ तो 90s के दौर में, जब 90s का दौर ख़त्म हो रहा था, उस बीच मैंने फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। तब कास्टिंग काउच नाम का कोई शब्द ही नहीं था। ये शब्द 2000 के बाद इसकी उत्पत्ति हुई है, और मुझे लगता है कि कास्टिंग काउच होता तो है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन अगर कोई लड़की इज़्ज़त से काम करना चाहे और उसके अंदर टैलेंट है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको कास्टिंग काउच की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो लोग काम करने वाले एक्चुअल होते हैं ना, उन्हें कलाकार चाहिए होते हैं। मेरी पिछली फ़िल्म की आप लड़की देखिए, कितना अच्छा उसने परफ़ॉर्म किया। उसको मैं ढूँढ के निकाला था, कैसे? ऑडिशन के थ्रू। उसको खोज निकाला मैंने। कोई कास्टिंग काउच नहीं पूछा, आज भी बहुत अच्छे से काम कर रही है, बड़े-बड़े बैनर में काम कर रही है। मुझे लगा कि मेरे किरदार में वही फिट है, और वही अच्छा काम कर सकती है, सिर्फ़ इसका ऑडिशन देख के। तो जो एक्चुअल में कलाकार है और एक्चुअल में जो मेकर हैं, वहाँ पर कास्टिंग काउच नहीं चलता है। जो थर्ड क्लास लोग हैं, जिन्हें फ़िल्में नहीं बनानी होती, जिन्हें तमाशा करना होता है, या सिर्फ़ एंटरटेनमेंट करते हैं, और
इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए। और इसमें बहुत सारे लड़कियों का भी हाथ होता है, मैंने देखा है। अगर आप जब तक नहीं चाहेंगे तो आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकता। कहीं न कहीं रजामंदी होती है, बाद में पता चलता है कि फ्रॉड निकल गया, वो डायरेक्टर था ही नहीं, वो प्रोड्यूसर था ही नहीं, उसके बाद पैसे नहीं थे, वो खाली तमाशा कर रहा था। फिर लड़कियाँ चिल्लाना शुरू करती, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो इसमें मैं मानता हूँ कि इसमें जितना रोल फ़िल्म इंडस्ट्री का है, उतना ही लड़कियों का भी है। क्योंकि लड़कियाँ अगर अपने तरीके से आएँ, वो शॉर्टकट चाहती हैं, पहली बात तो जल्दी उनको कुछ काम मिल जाए, जल्दी वो हीरोइन बन जाए, बहुत जल्दी सेलिब्रिटी बन जाए। इस जल्दबाजी के चक्कर में जो गंदगी फैलती है, उसका दूसरी लड़की जो एक बड़ी इनोसेंट है, जो धार्मिक लड़की है, वो काम करना चाह रही है, वो देख रही है उसके साथ आई हुई दूसरी लड़की को फ़िल्म मिल गई, लेकिन वो बहुत आगे नहीं जा पाएगी, फ़िल्म मिल गई, लेकिन उसके अंदर भी होता है कि काश मैं भी इसी रास्ते पे चलूँ क्या? तो जो अच्छी लड़कियाँ होती हैं, कमोबेश कहीं न कहीं उनके साथ भी ये चीज़ें होने लगती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और कास्टिंग काउच जैसा जो एक विषय है, ये फ़िल्म इंडस्ट्री में हमेशा उठता रहा है। बीच-बीच में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी आते हैं, बहुत सारी पीड़ित लड़कियाँ भी आती हैं सामने कि मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन उसमें उनका भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है। ऐसा नहीं हम कह सकते कि खाली वहाँ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ही राक्षस बने बैठे हुए हैं। वहाँ पर लोग भी, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ भी जो खुद सामने से भी ये लोगों को बोलती हैं। तो ये तो एक तरह से देखा जाए अंडरस्टैंडिंग है लोगों की। हाँ, जहाँ पर काम नहीं बनता है अच्छा, या ईगो जहाँ पर क्लैश होने लगता है, तो उसके बाद भी लोग उसमें ब्लेम लगाने लगते हैं कि मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ कास्टिंग जैसे काउच कि हो गया। आप कह रहे हैं कि क्योंकि एक ही सिक्के के दो पहलू भी ऑफ होते कोर्स है, हैं दोनों हैं। और डायरेक्टर्स पे भी आरोप लगा दिए हाँ, जाते हैं, हाँ। जिसे हम हनी ट्रैप कह सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो एक जी। प्रोफेशनल और पर्सनल हुँ। रिश्ते के बीच कौन सी बारीक लाइन होनी चाहिए जिसको कि आजकल के नए एक्टर्स और नए डायरेक्टर्स को समझना बेहद जरूरी है? जी, हनी ट्रैप में जहाँ तक आपने जो बात की है, तो आप देखेंगे तो बहुत सी ऐसी बुड्ढी हीरोइन्स जो अभी बूढ़ी हो गई, जब किसी ज़माने में थी, अब बुढ़ापे में बता रही हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। उस वक़्त जब हुआ था, उस वक़्त तो उन्होंने पूरा अपना करियर बनाया, पूरे से एन्जॉय किया मी उस टू हाँ, कैंपेन चला था उस टाइम। हाँ। तो ये इस तरह का ये बदतमीज़ियाँ हैं। मैं तो इसको बदतमीज़ी ही कहूँगा कि बुढ़ापे में कुछ नहीं हो रहा है, तो चलो इसी बहाने चर्चा में आ जाएँगे। और इंडस्ट्री को भी इसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि इंडस्ट्री में इतना गंद मच गई, ये कास्टिंग काउच को लेके, ये भाई भतीजावाद को लेके, ये इसको अंडरवर्ल्ड को लेके, कि वहाँ पर जो एक्चुअल में जो टैलेंट था, एक्चुअल में जो काम होना चाहिए था, उस पे काम ही नहीं हुआ। घिसी-पिटी कहानियाँ, अभी देखो एक फ़िल्म आई, इसमें 40 हीरो हैं, हीरोइन, सार सबको भर दिया है, कहानी का पता ही नहीं। लोग सर पीट-पीट के निकल रहे हैं, चिल्ला-चिल्ला के बाहर भाग रहे हैं कि भैया कहाँ द फँसा दिया फ़िल्म देखने के लिए। और वहीं पे मैंने देखा कि अभी 22 लाख में बनी एक फ़िल्म थी, जिसने कितने करोड़ का बिज़नेस किया है वर्ल्ड वाइड। मतलब कई करोड़ का बिज़नेस किया उसने वर्ल्ड में, और ये कई सौ करोड़, 200-300 करोड़ लगाकर वही जो फ़िल्म बनी है, बड़े-बड़े तथाकथित सुपरस्टार को लेकर, तो ये लोग पानी माँग रहे हैं। अब वेलकम टू जंगल की बात तो हाँ, नहीं ऑफ़ कर कोर्स रहे। ऐसी कोई फ़िल्म है, तो ये जंगली-वंगली फ़िल्में कुछ अभी बनी है। इसके पहले भी एक और फ़िल्म बनाई थी रोहित शेट्टी ने, वो भी एकदम, मतलब ऐसा लगता है कभी-कभी कि पैसा फेंकने के लिए, बर्बाद करने के लिए, मतलब पैसे में आग लगाने के लिए फ़िल्म बनाई गई है क्या? कि आग लगा दूँ चल के पैसे में। या फ़िल्म का जो कहानी है उसमें कि एक आदमी चाहता है कि हमारी पिक्चर फ्लॉप हो जाए ताकि मैं घाटा दिखा दूँ सरकार को। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ उसमें रियल स्टोरी है इसकी फिर ये, कि इस तरह की घटिया चीज़ें मतलब लोगों के बीच जो आ रही हैं, ये बड़ा अपने आप में विषय रहा है। और एक तरह से जो नेगेटिविटी जो फैली है आज की तारीख में पब्लिक के बीच में, ख़ासतौर पे बॉलीवुड को लेकर, और बॉलीवुड का जिस तरह से डाउनफॉल हुआ है पिछले 5-6 सालों में लॉकडाउन के बाद से, तो ये चिंता का विषय तो नहीं कह सकते हैं, एक तरह से ख़त्म हो गया है बॉलीवुड। आज की तारीख में 90% फ़िल्में बनना बंद हो गई, 10% में वेब सीरीज़ और कुछ इक्का-दुक्का जो बड़ी फ़िल्में बनती हैं, जैसे अभी आई है ये वेलकम टू जंगलपुर या क्या जो भी है। लेकिन जो 90% चीज़ें बंद हुई, इससे कितने लोग बेरोज़गार हुए वो मैं जानता हूँ। क्योंकि मैंने 30-35 सालों का ये सफ़र अपनी आँखों के सामने देखा है, जहाँ पर शाम होते ही फ़िल्मों की पूरा चर्चाएँ और नुक्कड़ पे चाय और सब होती थी, आज वहाँ सब सन्नाटा है। कोई नहीं है, बहुत से लोग भाग गए अपने गाँव, कुछ लोग रिक्शा चलाने लगे, कुछ अपना आउटलेट खोल लिए, कुछ शॉप खोल लिए। तो इस तरह चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब हुईं। और वहीं दूसरी तरफ साउथ का सिनेमा हमेशा स्ट्रॉन्ग रहा है, वो चल रहा है आज भी। वहाँ लोग थिएटर में आज भी फ़िल्म देखने जाते हैं, हमारे यहाँ तो थिएटर में कोई जाता ही नहीं। मेरे ऑफ़िस के ठीक बगल में सिनेपोलिस है, वो खाली पड़ा रहता है, मैं देखता हूँ हमेशा। टिकट खिड़की पे कोई नहीं बैठता, कोई लेने ही वाला नहीं हुआ। तो बड़ी अजीब मुसीबत हो गई है कि सिंगल स्क्रीन पहले बोलते थे खत्म हो गए, अब सिंगल स्क्रीन बाद में मल्टीप्लेक्स भी खत्म हो गए। कभी कोई इक्का-दुक्का कोई आ गई, बाहुबली या कुछ इस तरह के दबंग, हुड़दंग, तो लोग आए एकदम से देखने, फिर एकदम से खाली हो गया मैदान। तो सिनेमा लेकिन क्यों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं जो स्टोरीज देखती हूँ मूवीज की,
ऐसा लगता है कि जो राइटर्स हैं, जो पुराने राइटर्स हुआ करते थे, उनकी स्टोरीज में दम होना चाहिए था। तो राइटर्स की कमी हो गई है क्या फिल्म इंडस्ट्री में? ऑफकोर्स देखिए, बैकबोन तो राइटर ही होता है। अगर सिनेमा में पहला सिनेमा कोई देखता है तो लेखक ही, जो एक सिनेमा की कल्पना करता है। तो एक क्रिएटर जो, बाहर के लोग बहुत सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी एंट्री मिलती है, उनका सब्जेक्ट सही जगह पहुंच नहीं पाता है। और जो सुपरस्टार हैं, जिनके ऊपर कॉर्पोरेट कंपनियां पैसा लगाती हैं, स्टूडियोज़ पैसे लगाते हैं, उनकी मनमर्जी चलती है। उनके घर में जो झाड़ू लगाता है, उनकी जो चमचागिरी करता है, राइटर उनका होगा, गाना उन्हीं का लिखेगा बंदा, जो बड़ी अच्छी चाय बनाता है उनके यहाँ वो म्यूज़िक डायरेक्टर होगा। तो ये चीज़ें पब्लिक से क्या लेना देना भैया, तुम्हारे यहाँ चाय से पब्लिक का क्या मतलब है? तो पब्लिक, चाय वाला जो आदमी म्यूज़िक बनाएगा, तो उसका म्यूज़िक पसंद करना ना पसंद करना तो भाई वो खान ब्रदर्स को हो सकता है, लेकिन वो साधारण आदमी तो उसको अच्छा लगेगा तभी अच्छा कहेगा। और कॉर्पोरेट कंपनियों ने और स्टूडियोज़ ने भी बड़ी सबके दिमाग ख़राब कर रखे हैं आज की तारीख में। जिस तरह से प्राइस किसी का 40 करोड़ है, किसी का 50 करोड़ है और रिकवरी उसकी 5 करोड़ है। तो इस तरह से सिनेमा धीरे धीरे ख़त्म होते 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 आज एकदम एंड स्टेज में आ गया है कि बॉलीवुड, मैं कह सकता हूँ कि 90% फिनिश है, 10% में लोग अपना जी रहे हैं, खा रहे हैं बस। और मैं ये सब सारे भीड़ का हिस्सा ही नहीं रहा हूँ कभी, इसलिए मैं खुश हूँ सबसे ज़्यादा। मुझे कभी नहीं फ़र्क पड़ा। मैं हमेशा अपना कुआँ खोदा हूँ, मैंने अपने से पानी पिया है। मैं अपनी फ़िल्म बनाता हूँ और रिलीज़ करने की ताकत रखता हूँ। पब्लिक अगर अच्छा लगता है तो देखती, नहीं लगता तो नुकसान हो जाता है, उसका भी झटका हमें लगता है। लेकिन मैं वहाँ जाकर राग दरबारी गाने वालों में से नहीं हूँ कि मैं बैठ के लोगों के बीच में चमचागिरी करूँ या उनके पसंद के हिसाब से चाय बना के दूँ तो मुझे उनके हिसाब से फ़िल्म में डायरेक्शन मिले। मैं इसलिए अछूते विषय उठाता हूँ ताकि पब्लिक को भी पता लगे कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, और अपने तरीके से फ़िल्म बनाता हूँ। अभी हाल ही में विधायक एनसीपी अजित पवार गुट की विधायक सना मलिक ने विधानसभा, महाराष्ट्र की विधानसभा में पाकिस्तान के जो कानून है उसको भारत में भी लागू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कुरान का कानून भारत में भी लागू होना चाहिए। इस पर काफी विवाद हुआ और इसी विवाद के बीच नाज़िया इलाही खान ने भी प्रॉफिट के खिलाफ काफी विवादित टिप्पणी कर दी है, जिसके बाद से उनके खिलाफ देश भर में गुस्सा है, आक्रोश है, उनके खिलाफ तरह तरह की एफआईआर दर्ज हो रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है? दरअसल जिस तरह से एमएलए जो हैं, एक संवैधानिक पद है उनका, सना मलिक। हाँ, सना मलिक जो भी हैं, और संवैधानिक पद पर रहते हुए जिस तरह से अगर शरिया कानून की कोई अगर मांग कर रहा है देश में, तो इससे पता चलता है कि हमारा देश आने वाले समय में उसका भविष्य क्या होगा। मतलब जिस तरह से अभी एक बंटवारा हम लोगों ने झेला है आज़ादी के बाद, तो मुझे लग रहा है कि जो इस तरह से पढ़े लिखे लोग और देश चलाने वाले लोग अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य का विषय है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो एक ख़ास किस्म के जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनके अंदर की मानसिकता भी हमें पता चलती है कि आखिर ये आने वाले समय में क्या कर सकते हैं। जब अभी नहीं चल पा रहा है मामला, तब तो ये बात है कि अंदर अंदर सुलग रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में ये किस ओर ले जाएंगे देश को, ये हमें अभी से खतरा है। और इसका अंदाज़ा नाज़िया इलाही खान को भी है। नाज़िया इलाही खान को मुझे नहीं लगा उन्होंने कभी कुछ गलत बोला हो। वो हमेशा जो भी बातें बोलती हैं मेरे ख्याल से बड़ी प्रैक्टिकल हैं उनकी बातें, और प्रैक्टिकल के साथ साथ वो एक जो अंधविश्वासी लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो एक रूढ़िवादी मानसिकता में और जो कह सकते हैं कि मध्ययुगीन जो सभ्यता में जो लोग जीने वाले लोगों की जो मानसिकता है, उनको बुरा लगता है, क्योंकि सच्चाई वो बोलते हैं कोई अगर, और लेकिन हमने इस बार नाज़िया इलाही खान ने प्रॉफिट के खिलाफ जो बात कही है, आपको याद होगा कि नुपुर शर्मा के केस में क्या कुछ हुआ था पूरे देश में। हाँ, पूरे देश में ठीक है, लेकिन जहाँ तक नाज़िया जी की बात है, तो मैं उनको एक कह सकता हूँ कि बहुत बहादुर लेडी हैं वो, और उन्होंने हमेशा धर्म में जो कुरीतियाँ हैं उसके हमेशा खिलाफ बोला है। और ये बात खाली हम किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं कह सकते, हम हिंदुज़म में भी कहते हैं कि अगर हमारे हिंदुज़म में भी किसी तरह की चीज़ें हैं तो उनको निकाल कर बाहर फेंकने की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले इंसान बनने की ज़रूरत है। और कोई धर्म अगर मारना, काटना और ये सब सिखाता है, खून बहाना सिखाता है, तो वो धर्म नहीं हो सकता। मैं हमेशा यही कहा हूँ। और ये भी हमें देखना पड़ेगा कि पूरे विश्व में आज जिस तरह से मार काट मचा हुआ है, उसके पीछे क्या है, कौन सी मानसिकता है, किस बात के लिए लड़ाई हो रही है, जहाँ पर इंसान इंसान को नहीं समझ पा रहा है। और रही बात प्रॉफिट की, तो मुझे नहीं पता है भाई क्या है उसके पीछे उनका, लेकिन अगर नाज़िया जी ने कुछ कहा है तो वो सही होगा, ये मैं इसमें नहीं मान सकता हूँ उन्होंने कुछ गलत कहा है। और जिस तरह से उनके ऊपर केस हो रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। केस हो रहे हैं तो अभी केस ही तो हुआ है,
भाई केस है तो कोर्ट में जाएगा, उसको वो प्रूफ करेंगी कि हमने क्यों कहा है, कैसे कहा है, उसका रेफरेंस होगा उनके पास, उसके बाद उनके पास एविडेंस होंगे सारे, और एविडेंस उन्हीं किताबों में है जिन किताबों में को लोग पढ़कर ये केस करने के लिए दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, उन्हीं किताबों में एविडेंस वो भी वहाँ से मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे में पूरे देश को जो राष्ट्रवादी सोच रखते हैं मुस्लिम भाई, वो लोग नाजिया जी का साथ दें। मणिपुर डायरीज जिसे फिलहाल हम अभी कब देख पाएंगे, हमें कब देख पाने का मौका मिलेगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी उस फिल्म का आइडिया आपको कैसे आया और क्या कुछ देखने को मिलेगा आगे हमें उस फिल्म में? दरअसल आपने देखा होगा 2-3 साल पहले मणिपुर में बड़ा इश्यूज़ था, वहाँ पर लड़ाई झगड़े थे, वहाँ पर लोग एक दूसरे को मार रहे थे, और इसी बीच में एक घटना बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें ये था कि एक नेकेड परेड कराया गया था, तो उसमें लेके बड़ा हल्ला हुआ पूरे देश में। तो चूँकि मैं भी इस देश का नागरिक हूँ और सिनेमा बनाता हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि मैं भी आँख बंद करके रहूँगा। मैं इन सब चीज़ों के पीछे सोच रहा था कि ये है क्या? क्या हो रहा है? और मैंने कुल 3 महीने जाकर वहाँ पर मैंने मणिपुर में और म्यांमार में वहाँ पर मैंने बिताया, और वहाँ का जो एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है वो समझने की मैंने कोशिश की वहाँ पर, और उन चीज़ों को लेकर एक बड़ी एंटरटेनिंग एक मैंने कहानी बनाई, मतलब जिसमें फ़िक्शनल भी है और जो घटनाएँ हैं वो सारी रियलिस्टिक है। एक तरीके से जो देश, जो हम लोग नॉर्थ ईस्ट को हमेशा हमने अपने से अलग करके रखा, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का बोली भाषा अलग है, वो लोग हमसे दूर रहते हैं, तो हम लोग अपने आप को अलग, उनको अलग समझते हैं। तो ये चीज़ जो रही है आज़ादी के पहले से और उसके बाद तक, कभी भी हमने उनको कभी अपना नहीं समझा। ये बहुत बड़ी हमारी जो भूल थी, इस वजह से वो लोग धीरे धीरे कट ऑफ होते चले गए, और हम सिर्फ अपने में ही रहे। नॉर्थ ईस्ट डेवलप भी नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ वहाँ पे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, उनको उनके भरोसे छोड़ दिया गया। मतलब एक भारत का हिस्सा बनाने के बाद, सबको जोड़ने के बाद उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया। ये वहाँ की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम रही है शुरू से लेकर अभी तक, और इसलिए वहाँ पर जो समस्याएं हैं वो आज की नहीं है, सैकड़ों साल पुरानी समस्याएं जो अभी चली आ रही हैं, उन चीज़ों पर मैंने फोकस किया है। और एक बहुत अच्छी लव स्टोरी मैंने बनाई उस फिल्म में, ताकि उस लोग जो थे ना बहुत ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ें नहीं देखना चाहते। जैसे पिछली फिल्म थी हमारी द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, उसमें बहुत टेंशन थी, तो एक लड़की ने मुझे आकर थिएटर के बाहर आके बोला कि कैसी फिल्म बनी, मेरा बीपी लो हो गया। तो मुझे लगा इस बार बीपी लो ना हो, थोड़ा सा म्यूज़िक, थोड़ा रोमांस, थोड़ी कहानी, थोड़ा सा थ्रिलर, और उसी बीच में जो वहाँ की प्रॉब्लम्स हैं उन पर मैंने फोकस किया है। और मुझे लगता है कि जब मैंने फिल्म बनाई काशी टू कश्मीर, ये मेरे साथ बड़ा इंसिडेंट रहा है, मैं आपको अपनी तरफ से बताना चाहूँगा कि मेरे साथ एक ये संयोग कह सकते हो आप। मैंने काशी टू कश्मीर बनाई, उसके बाद वहाँ पर आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया। मैंने राम की जन्मभूमि बनाई, राम जन्मभूमि का मंदिर बन गया उसके बाद। तो ये 2 इंसिडेंट मेरे साथ। उसके बाद मैंने वेस्ट बंगाल बनाया, तो वेस्ट बंगाल में ममता जी का सफाया हो गया। अब इस बार केरल और मणिपुर, देखो क्या होता है इसमें। तो मुझे लगता है कि जो मुद्दे होते हैं, अगर हम इनको पब्लिक तक लेके आएँ तो इनका समाधान भी बड़ी जल्दी होता है। तो मैं इस तरह के मुद्दे इसीलिए उठाता हूँ, और मणिपुर का जो विषय है वो बहुत ही देश का संवेदनशील विषय है, और इसमें हम लोगों ने जो सामने से देखा है, जो मीडिया में देखा है, इसके अलावा की जो तस्वीर है वो बिल्कुल अलग है। तो वो उस तस्वीर को भी मैंने सामने रखने की कोशिश की है। केरल के बारे में जैसा कि अब आपने पहले भी जिक्र किया कि एक एक जो लड़का है फरमान, जिससे कि शादी की मोनालिसा ने, बागपत से उसका कनेक्शन है, मुंबई से कनेक्शन है, और केरल में जाके शादी। यही तो विषय है, और इस पर जब मैं कभी बात करता हूँ तो लोगों को लगता है मेरा कोई व्यक्तिगत या पर्सनल कोई एजेंडा है। नहीं, केरल पर लोगों ने पहले फ़िल्में बनाई, लोगों ने उनको क्या बोला कि ये प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा फ़िल्म बनाए है। मतलब ये जो वामपंथी जो बैठे हुए हैं हमारे देश में, जो नासूर बने हुए हैं, जब तक ये नस्ल ख़त्म नहीं होगी वामपंथियों की, तब तक ये देश भी सही पटरी पर नहीं आ पाएगा। क्योंकि जब अगर ये कहा जाता है कि भई वहाँ पर उसको एक तरह से उसको उसका निकाह कराया गया मंदिर में ले जाकर, जो नाबालिग लड़की थी, और उसके बाद वहाँ पर द रियल केरल स्टोरी का पोस्टर लहराया गया कि ये रियल केरल स्टोरी, हमारा केरल ऐसा है कि देखो किस तरह से सबको वहाँ पर एक मानता है, मतलब हिंदू मुस्लिम वहाँ पर कुछ नहीं है। लेकिन अगर यही बात यहाँ पर होती कि लड़का हिंदू होता और लड़की मुस्लिम होती, उसके बाद अगर वहाँ पर केरल स्टोरी का पोस्टर लहराया जाता, तो मैं समझता कि भाई सेकुलरिज्म की बात है। ये जब सनातन की बात आती तभी क्यों ऐसा होता है कि सेकुलरिज्म, वहाँ पर सेकुलरिज्म तब भी तो होना चाहिए ना, जब लड़की हिंदू हो लड़का मुसलमान हो, तब भी तो होना चाहिए ना। तो उस तरह की चीज़ें भी नहीं होती हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जो वामपंथी सोच के लोग हैं, उनकी घटिया जो मानसिकता है, ये उन्हीं की बातें होती हैं। और जो प्रोपेगेंडा फिल्म बना के नाम लेते हैं, वो इसीलिए लेते हैं कि उनको पता होता है कि सच्चाई है और लोगों के सामने आ रही है।
सर, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे केरल के बारे में, आपने बताया कि फरमान का कनेक्शन केरल से है। केरल में फिर मोनालिसा ने शादी की। आखिर केरल में ये सब कुछ इतना आसान क्यों हो जाता है लोगों के लिए? दरअसल पीएफआई का जो गढ़ है, जो इस्लामिक जो ये संस्था है, जिसको भारत सरकार ने बैन कर रखा है, इसका हेडक्वार्टर वहाँ पर ही है। और जो बागपत के नौजवान लड़के हैं, ख़ासतौर पे मुस्लिम, ख़ासतौर पे क्या वही बागपत हो गया, शामली हो गया, बुलंदशहर और एक डिस्ट्रिक्ट और है, वहाँ पर ज़्यादातर जो अभी लोग हैं, वो सब जो यंगस्टर हैं, वो सारे उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। अगर सरकार इसके पीछे अच्छे से और जांच करती है, अगर इसमें कुछ अच्छे से कार्रवाई होती है, तो तथ्य और आगे निकल कर आएंगे। क्योंकि ये जो घटना हुई है, ये छोटी घटना नहीं है। हमें लग रहा है छोटी, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े हाथ हैं। और केरल ही क्यों ले जाया गया? केरल में कितनी अच्छी प्लानिंग की गई है, जहाँ से केरल का कोई लेना देना नहीं, ना वायरल गर्ल का, न मेरा, ना उसका जिहादी का, कुछ भी नहीं बैकग्राउंड वहाँ पर। लेकिन एक जाल बनाया गया ऐसा उस वायरल गर्ल को, क्योंकि वो एक हिंदुज़म की आइकॉन जैसी बन रही थी, महाकुंभ की आइकॉन जैसी बन रही थी। एक आदमी को प्लांट किया गया, सोशल मीडिया के थ्रू उसको फंसाओ, लेकर आओ फिल्म के बहाने केरल, और वहाँ सारी सरकारी व्यवस्थाएं, बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर उस शादी में शामिल हुए, उस नाबालिग की शादी में शामिल हुए। आप सोचिए, और किस तरह से वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट किया गया है कि आज 4 महीना हो गया है करीब, धीरे धीरे उसके ऊपर सारी चीज़ों की इंक्वायरी होने के बाद जब नाबालिग भी साबित हो गई, वो सारे एविडेंस वहाँ पे भी कोर्ट में दे दिए गए, उस पर कार्रवाई होने के बजाय उल्टा मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही वहाँ पे। आप सोचिए आप, क्योंकि मैंने आवाज़ क्यों उठाई, मैंने पीएफआई के खिलाफ आवाज़ क्यों उठाई, मैंने लव जिहाद कहकर इसको क्यों एक्सपोज किया। तो आप ये समझ सकते हैं कि केरल बहुत बड़ा एक शरणगाह बन गया है ऐसे धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए। और वहाँ की जो आबादी है, वहाँ के जो कट्टरपंथी, वहाँ के जो संगठन बैठे हुए हैं, जो बाहर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कराते हैं, वहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। जो फिल्मों में दिखाया गया वो तो 1% है, 100% चीज़ें तो अभी वहाँ की दबी हुई हैं। और जो सामने दिख रहा है आपको, ये छोटी सी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और आप ये सोचिए, हमें न्याय प्रणाली पर हमेशा बहुत विश्वास है, हमेशा रहेगा, क्योंकि हमें मानते हैं केरल भी हमारे देश का हिस्सा है। लेकिन आप ये बताइए कि एक जो माननीय न्यायालय है, माननीय न्यायालय वहाँ पर जो बोलता है कि आप शुक्र मनाओ कि केरल में हो, इसका क्या मतलब है? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो बोलेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, मतलब कोर्ट की अवमानना हो गई। कोर्ट की अवमानना तब नहीं होती है जब निचली अदालत या छोटी अदालत को लेकर आदमी चैलेंज करता है ऊपर की अदालत में, या हाई कोर्ट को चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में। तो एक तरह से देखा जाए तो वो भी चैलेंज करना भी कंटेम्प्ट हो गया। लेकिन क्या हम गलत को गलत भी ना बोले आज की तारीख में? कि एक तो मैंने फाइट किया उस गरीब परिवार को न्याय दिलाने के लिए, एक जो सनातन के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है इतना बड़ा, उसके खिलाफ मैं खड़ा हुआ, और मुझे उसमें दबाने की कोशिश की जा रही, और सरेआम धमकियां आ रही थी। पहले भी मैंने जैसे पहले बताया कि मुझे कहा गया, केरल से कितने फ़ोन आए, वीडियो आए, अभी तो एक वीडियो आया जिसमें वो काली बनी हुई है और मेरा गर्दन काट के ली हुई है, मुझे वहाँ से वीडियो आया हुआ है, वो काली बनी हुई है, मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा आपको और मैं आपको दे दूंगा। तो आप सोचिए कि इस तरह की चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, और कहाँ हो रही है? केरल में। लोग बोलते हैं नहीं केरल बहुत पढ़े लिखे लोग, क्या पढ़े लिखे लोग हैं? कौन सी किताब पढ़ी है केरल में? आप बताइए मुझे। आखिर ये चीज़ें हमारी जनता देश की नहीं देख रही है क्या, कि उसके ऊपर सारे इल्ज़ाम लगे हुए हैं? नाबालिग की शादी में जितने बड़े बड़े वहाँ पर मौजूद थे, मंत्री मिनिस्टर विधायक और अधिकारी, वो अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए? वो फरमान अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्यों वहाँ पर उसको बिठाया गया है? इससे अंदाज़ा लगा लो कि आप केरल में कितनी भयावह स्थिति है और केरल किस दिशा में जा रहा है। क्या लगता है आपको कौन संरक्षण दे रहा है आखिर? नहीं तो सरकारें वहाँ की दे रही, वहाँ के जो कट्टरपंथी वो दे रहे, सामने साफ साफ खुला है। इसमें कहने की कोई बात है? इसमें तो लोगों को सबक लेने की जरूरत है कि आखिर हो क्या रहा है, हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, ये क्या है? सारा कुछ यहाँ का है और चल रहा है मामला केरल में, सब कुछ यहाँ है। एफआईआर मेरे ऊपर हो रही केरल में, पुलिस मुझे ढूंढने कहा कि केरल की। ये क्या है? ये क्या हो रहा है हमारे देश में? ये विषय है हमारे देश का। और केरल की जो चीज़ें हैं, वहाँ की अंदरूनी चीज़ें, इतना बताने पर भी हमें अंदाज़ा अगर नहीं होता है, अगर हम इस वहाँ की भयावहता को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर वहाँ की मुश्किलों को हम नहीं समझ पा रहे हैं, अगर वहाँ के इरादों को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ नहीं कोई। और हम ज़िंदगी भर ऐसी आंखें बंद करके सोते रहेंगे हमारा कुछ नहीं होगा, हमारे कल से बहू बेटियों को भी उठा उठा के लेके लोग हो जाएंगे और केरल लेके भाग जाएंगे, बस सेफ हो जाएंगे वहाँ जाके। आपका नेक्स्ट स्टेप अब इस मामले में क्या होने वाला है?
नहीं, मैं तो वेट एंड वॉच में हूँ कि मेरे ऊपर FIR हुई है और मैं घूम रहा हूँ। पता नहीं कब कौन मुझे उठा ले जाए, कब कौन मुझे गोली मार दे, कब मुझे कौन क्या कर दे। मेरी तो लाइफ ऐसे ही ख़त्म हो चुकी है। उस व्यक्ति फरमान का जो कनेक्शन बागपत से है, बागपत यूपी का एक जिला है, तो आप क्या सरकार से कोई गुहार लगाना चाहेंगे? मैं महाराज जी से, मतलब अपने हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूँ और उनसे मुलाकात होने पर मैं कई सारे तथ्य रखूँगा कि वो क्रिमिनल था। यहाँ भी उसके ऊपर कई सारे FIR, चाकू वाकू मारकर भागा है, वो FIR की कॉपी भी मेरे पास है। तो इस तरह से के क्रिमिनल लोग जो PFI का एक मोहरा है खाली, वो तो कुछ है नहीं, वो तो खाली एक एजेंट है। उसके पास तो खाने के वांदे हैं। वो हवाई जहाज़, घोड़ा गाड़ी, 5 स्टार होटल और सुरक्षा, वहाँ की सरकार ने उनको सुरक्षा दे रखी है। उनको दे रखी है, जो केरल में बैठे हुए हैं उनको सुरक्षा दे रखी है। फरमान को सुरक्षा दे रखी है वहाँ की सरकार ने, बताइए। और यहाँ चाकू चल रहे हैं हमारे ऊपर, रोज़ कभी मारने दौड़ रहा है, कोई भीड़ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है। हमें ज़रूरत भी नहीं है, चलो हम सरकार के पैसे भी नहीं ख़राब करना चाहते। मैंने बताया मुझे सिक्योरिटी मिली थी, मैंने वापस कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आप ये सोचिए कि कितना सेफ करके रखा गया है। जब केरल तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारी चीज़ें हैं, सिस्टम तुम्हारा है, पुलिस तुम्हारी, सब कुछ तुम्हारा, तुमने बुला के अपने यहाँ उसको बिठा के लव जिहाद कराया है, उसके बावजूद तुम सुरक्षा दे रहे हो उनको। तुमको किससे डर है भाई? वहाँ तो तुम्हारे लोग बैठे हुए हैं सारे, हमको बुलाया जा रहा है उल्टा। अभी अभी कल मैं बता रहा हूँ, कल मुझे मैसेज आया वहाँ से कि जेल इसलिए आपको यहाँ केरल बुलाया जा रहा है कि एक इंजेक्शन खाली लगाएंगे आपको बस, भले ही उसके बाद 10 दिन में आपकी जमानत हो जाए, लेकिन फिर आप नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ऑर्गन आपके काम करना बंद कर देंगे और कोई बीमारी भी नहीं पता चलेगी, 2 महीने के अंदर मौत हो जाएगी। ये जानकारी आप तक मुझे मैसेज आया हुआ है, मैं उसको शो करूंगा पब्लिक में। मुझे आया हुआ है, जिस तरह से मुझे रोज आता है ना, कोई ना कोई थ्रेड आती है, वही थ्रेड में आया हुआ है, यहाँ मत आना, ये यहाँ की तैयारी चल रही है। अब बताइए आप। अच्छा, ऐसी तैयारी चल रही है। अब मैं फिल्म मेकर हूँ, एक सिनेमा बना के मैंने क्या इतना बड़ा गुनाह कर दिया? एक सिनेमा के जरिए मैंने लव जिहाद को ही तो एक्सपोज करना चाहा था, जो सच्चाई है। और वो तब एक्सपोज करता है जब वहाँ हमारे यहाँ की जो संसद है, हमारे यहाँ का जो कानून है, हमारे यहाँ का जो सेंसर बोर्ड है, वो उसको पास करता। तो अपने आप से तो नहीं किसी के ऊपर थोप दूंगा, अपनी मेंटेलिटी में मैंने जो रिसर्च किया है, मैंने जो एविडेंस है मेरे पास, सारी चीज़ें मैं ले जाकर सेंसर में रखूंगा, माननीय न्यायालय में रखूंगा, उसके बाद ही तो फिल्म आएगी थिएटर में। तो क्यों इतने मरे जा रहे हो तुम लोग? इसका मतलब तुम्हारे अंदर चोर बैठा हुआ है, इसका मतलब तुम लोग प्लानिंग कर रहे हो, इसका मतलब तुम लोग क्रिमिनल हो, इसका मतलब तुम लोग कट्टरपंथियों का ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले हो, या नहीं हो? मुझे जवाब दो। आखिर केरल में क्या हो रहा है? मैं देश की जनता से पूछना चाह रहा हूँ, ये केरल में हो क्या रहा है? केरल अफगानिस्तान हो गया क्या? वहां ले जाके बैठा लिया उसको और उसको संरक्षण दे रहे हैं वहां पे। आज 4 महीना हो गया है। ये बहुत दुख का विषय है मेरे लिए। जाते जाते आप कोई मैसेज अगर इस पॉडकास्ट के जरिए देश के युवाओं को देना चाहें तो? देश के युवाओं से कहना चाहूँगा कि सच बोलना सीखें। और जिस तरह से अभी आपने देखा कि भरत तिवारी के साथ जो हादसा हुआ, हमारे कमोबेश सारे युवाओं का हाल वही है आज की तारीख में। हम सब सिस्टम से परेशान है। बस ये कोई भरत तिवारी बन जाता है, कोई सह लेता है चुपचाप। तो अगर हम सहते रहेंगे तो इस देश में बदलाव कभी नहीं होगा। हमें सरकार किसी की भी क्यों ना हो, लेकिन हमें गलत को गलत कहने की आदत डालनी चाहिए और सच्चाई को देखना चाहिए। अगर सच्चाई हमारे सामने से गुजर रही है और उसमें हम मीन मेक निकालते हैं, तो इसका मतलब हम अपना ही फ्यूचर खराब कर रहे हैं। हमारे सामने सच्चाई जो दिख रही, हमें उसका विरोध करना चाहिए। अच्छी चीज़ है तो उसका समर्थन करना चाहिए। और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि अरे हमसे इससे क्या लेना देना, हमारे यहाँ तो सब ठीक चल रहा है। तो हमारे यहाँ सब ठीक चल रहा है तो कभी ना कभी वो चीज़ें आपके घर भी पहुँच जाएंगी। और जिस तरह से सिस्टम, जिस तरह से डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल लोग हैं और वोट लेने के बाद जिस तरह से लोगों को डिनाई करते हैं, महाराजा बन जाते हैं। महाराजा की उनकी औकात नहीं है, उनको सेवक बनाया गया है। हम उनको महाराजा बना देते हैं। और महाराजा जैसा बिहेवियर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मर्सिडीज़ बेंज, ये वो दिस दैट। अरे पूछो युवाओं, उनसे निकल के पूछो पैसा कहाँ से ला रहे हो? तुमको तो सैलरी 1 लाख रुपये मिल रही है, ये भट्ठे, पेट्रोल टंकी, ये सब कहाँ से बन रहे हैं? ये सवाल उठाने की ज़रूरत है, तभी हमारे देश में बदलाव होगा। नहीं तो इसी तरह से हम लोग सब शोषण का शिकार होते रहेंगे। इसी तरह केरल में ले जाके, अभी सनोज में, अभी एक बिहार में मारा गया है, अभी दूसरा सनोज में से जाके केरल में मार दिया जाएगा और लोग 4 दिन बाद सब भूल जाएंगे। क्योंकि हमें भूलने की आदत है। हमारी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा हैं कि हम पिछली चीज़ों को भूल के अपनी रोटी कमाने के लिए आगे भागने लगते हैं और भूल जाते हैं कि पिछले क्या हुआ था। ये चीज़ हमारे साथ गलत है। युवाओं से अनुरोध करना चाहूँगा, इस पर अगर युवा ही जागरूक होंगे तभी कुछ होगा, इस देश में बदलाव तभी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनोज मिश्रा जी, आप हमारे साथ यहाँ पर आए और बातचीत की। आपने ना सिर्फ मौजूदा मुद्दों पर, हमने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी भी तमाम बातचीत की।
तो व्यूअर्स, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? इस पॉडकास्ट को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो इस पॉडकास्ट को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।